अ, अब जो जो इस चक्कर में फंसा है, वो उसे जो नेतन्याहू कहेगा करना पड़ेगा। जो नेतन्याहू के अलावा इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, नेतन्याहू भी उसका एक छोटा मोरा है, एप्स्टीन भी उसका एक छोटा मोरा था। तो आप ये मान लीजिएगा कि ये सब कुछ उन नेताओं को करना पड़ेगा। वो मानवता के खिलाफ हो, वो जनता के खिलाफ हो, या किसी के अपने देश के हितों के खिलाफ हो, ये ऐसे नेताओं को उसके सामने घुटने टेकने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। कोई नेता, कोई तो आप कह रहे हैं कि फौजी एप्स्टीन लीडर फाइल एक तरह से एक ब्लैकमेलिंग मोड है, जिसमें सबकी डिटेल्स हैं और उनको फिर उसके बाद ब्लैकमेल किया जा रहा है उसके बेसिस पर, ये आप बिल्कुल कह उनकी रहे हैं। गर्दनों लेकिन पे ये छुरी करने रखी वाले हुई है। कौन हैं? देखिए, उनके उनके देखिए करने वाले कौन है, मैं आपको बता देता हूँ। ये इसमें बिल्कुल जो सबसे ज्यादा स्रोत पाए जाते हैं, रोथशाइल्ड की एक कंपनी ने $25 मिलियन इनको ट्रांसफर किए। या रोथशाइल्ड कौन है? जो पूरी दुनिया के फाइनेंस और बैंकिंग निजाम पे जो है वो अपना कंट्रोल रखता है, भारत के भी 25 बैंकों को वो मैनिपुलेट मैनेज करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बॉम्बे में इसका दफ्तर है। और ये सेबी, आपकी जो स्टॉक मार्केट है, इसका सेबी का ऑडिट के लिए सारी जिम्मेदारी अभी अभी एप्स्टीन फाइल खुलने के बाद उसको दी गई है, कि ताकि जो है आप जो है हमारे ऑडिटर जो है या उसकी देखरेख करने वाले, आप बहुत सारी उस एग्जैक्टली तो मुझे सारे अधिकार नहीं पता, पर बैंक के, हमारे स्टॉक मार्केट के वो, और इसे सारे अधिकार और रोथशाइल्ड कंपनी को दिए गए हैं। रोथशाइल्ड कंपनी वो है जो दुनिया में स्विफ्ट सिस्टम और सारी चीजों की बैंकिंग, डॉलर कन्वर्जन, ये सारी चीजों को वही मैनेज करते हैं। रोथशाइल्ड कंपनियां वो हैं जिनके साथ रॉकफेलर, जेपी मॉर्गन, स्मिथ खानदान, ये एलन मस्क, ये सब कुछ सब ये आपका बिल गेट, ये सब जुड़े हुए लोग हैं आपस में। ये एक ही ग्रुप है, एक ही सिंडिकेट है, जो कभी कभी मैगजीन में छाप देता है कि एवरीथिंग इन द कंट्रोल। टाइम मैगजीन में इंसान का के गर्दन में एक रस्सी और अदृश्य किस्म का एक हाथ, और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया जाता है कोरोना के पहले, कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ठीक है भाई जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, इस पूरी सिचुएशन को अगर देखें तो इस वक्त आगे की जो स्ट्रेटेजी है वो भी बहुत देख करके चलने की है। 5 दिन हो चुके हैं, मतलब अब लगातार एक के बाद एक दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो कितना लंबा खींचने की इस परिस्थिति को आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं इनका प्लान तो इसको काफी उस हद तक खींचने का है, जब हालांकि ये नेतन्याहू का और उस अंपायर का प्लान है जो जो पीछे बैठा है। इसमें ट्रंप के बारे को खुद को जानकारी नहीं है। शायद अमेरिका के बहुत से कमांडरों को जानकारी होगी, मगर बहुत सौ को खुद को जानकारी नहीं है कि असल में ये युद्ध जो है कितना लंबा और कहाँ तक खींचने का प्लान किया गया है। क्योंकि जिस वक्त इस युद्ध को शुरू किया गया, तो ट्रंप को यकीन दिलाया था नेतन्याहू ने कि हम, मोसाद ने सभी नेताओं को अपने कंट्रोल में ले लिया है, सब मार्क पे हैं। जैसे ही उनको उड़ाया जाएगा, वैसे ही उनको उड़ाने के साथ साथ में जनता टूट पड़ेगी, सत्ता अपने कब्जे में ले लेगी, वेनेजुएला की तरह सब कुछ शांत हो जाएगा, और सब कुछ खत्म होने के बाद हम इस जीत के साथ रिजीम चेंज कर देंगे। और फिर यहाँ जो चाइना और रशिया और सेंट्रल एशिया मिलकर अपना अकेला व्यापार करके हॉर्मुज में अपना कंट्रोल करे बैठे हैं, यहाँ से हम अपने व्यापार को बढ़ाएंगे। जो गैस और तेल का भंडार जो ईरान में है, और ईरान के पीछे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, वो सारा का सारा किसी ने तरह नए गेम में सजा के हम अपना जो है यहाँ से तेल बाजार की संपदा पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेंगे। मगर ये आधा सच था, विनीता जी, ये आधा सच था। गेम इसके पीछे बाइबलिक है। बाइबल के पीछे 30% 40% जनता को मरवाना है, किसी भी कीमत पर, चाहे रशिया को या चाइना को परमाणु युद्ध में उतरना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने गलती कर दी है। अगर इजराइल को किसी भी तरीके से, जिस तरह अभी तक सभी किस्म के नेताओं को, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को, वर्ल्ड नेताओं को किसी भी कानून का, चाहे वो जनेवा कन्वेंशन हो, चाहे वो वियना कन्वेंशन हो, उनमें से किसी का भी फॉलो इजराइल या अमेरिका ने कभी नहीं किया है। इसमें कद्दाफी को मार दिया गया, इसमें सद्दाम को मार दिया गया, इसमें जो है इन्होंने इससे पहले वेनेजुएला के एक राष्ट्रपति का ही अपहरण कर लिया गया। इसके बाद इन्होंने एक आतंकवादी की तरह पिन पॉइंट टारगेट करके खमेनी को मार दिया। तो कुल मिलाकर आप सोचिए ना कि इनके पास नैतिकता नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है।
और ऐसी नैतिकता नाम की जो चीज की कोई लॉ इनका है ही नहीं, जो ये कर दे वही लॉ होता है। तो ऐसी सूरत में आप ये मान के चलें कि युद्ध जो है वो काफी लंबा चलने वाला है। मगर ये मेरा मानना ये था कि अगर सिंपली 18 दिन तक, 17 से 18 दिन तक अगरचे इजराइल जो ईरान है वो सस्टेन कर जाता है, और सस्टेन करने के साथ साथ इजराइल के उन पॉइंट पॉइंट पर टारगेट करता है जिसे डिमोना कहते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय, देखिए ईरान के सभी परमाणु संयंत्रों को उड़ाने का दावा कर चुका है इजराइल, और ईरान ने भी ये बात मान ली है। रूस की तरफ से ये बात क्लियर कर दी गई है कि हमने हमारे जितने भी परमाणु संयंत्र जो बिजली बनाने के काम आते थे, हमारे जितना अमला ईरान में था, हमारा उनसे संपर्क टूट चुका है। इसका मतलब संपर्क टूट चुका है मतलब सीधी सी बात है कि वो खत्म हो चुके हैं। तो अगर मैं ये मानूं कि इजराइल की इस कॉन्स्पिरेसी और इजराइल के इस सिस्टम के खिलाफ ईरान था, या ईरान के जिसके हाथ में खमेनेई के बाद जिन लोगों के हाथ में इस वक्त सत्ता मौजूद है, कंट्रोल सिस्टम मौजूद है फौज का और लीडरशिप का, वो क्या सचमुच इजराइल का बुरा चाहते हैं, या फिर वो इजराइल के बहाने इजराइल के दुश्मनों का बुरा चाहते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि उन्होंने हमले किए हैं, सऊदी अरब पर हमले किए हैं, कुवैत पर, बहरीन पर पहले से ईरान की नजर थी, शिया सुन्नी के मसले को लेकर नजर थी। ये अब यूएई पर उन्होंने जो है हमला किया है। तो आसपास के जितने भी सुन्नी देश थे उन पर अमेरिकी बेस के साथ साथ में सिविल इलाकों में भी हमले किए गए हैं। हालांकि इन सभी देशों ने अभी तक ईरान को कोई रिटेलिएट नहीं दिया है। यहाँ तक कि नाटो का एक बेस तुर्की में है, और ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई नाटो के बेस पर। नाटो के बेस पर उसे जो है नाटो ने रोक लिया या तुर्की ने रोक लिया। अगर वो उस बेस पर गिरता तो उस वहां आर्टिकल 5 लागू हो जाता। आर्टिकल 5 का मतलब होता है कि अगर नाटो के किसी बेस पर कोई देश हमला करता है तो नाटो के सभी मेंबर मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में तुर्की को भी ईरान पे हमला करना पड़ता। इसमें जो है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सभी शामिल हो जाते। इसमें नाटो के सभी मेंबर जो है मिलकर ईरान पर हमला करने पर मजबूर हो जाते। तो जो ईरान की तरफ से तुर्की के नाटो के बेस पर आर्टिकल 5 लगवाने के लिए जिन लोगों ने जो है मिसाइल फायर किया है, तो क्या वो खमेनी साहब के आदमी थे? क्या वो आईआरजीसी के जो है कमांडर थे? या इनके पीछे बैठे हुए जो है वो जायनिस्ट लॉबी के अमेरिकी सीआईए या MI6 या इन तमाम एजेंसियों के बड़े तादाद में आईआरजीसी में लोग मौजूद हैं, जो कि ईरान के हितों का और अमेरिका और इजराइल के हितों का फायदा करना चाहते हैं? ये बहुत से सवाल खड़े होते हैं। अगर ये क्या पूरी की पूरी आईआरजीसी ही कुछ उल्टा काम कर रही है? क्योंकि अभी तक इजराइल के डिमोना को नहीं उड़ाया गया है, अलबत्ता यहाँ पर अमेरिकी बेसों पर तो हमला किया गया है, जबकि पहला हमला तो इजराइल ने किया था ईरान के ऊपर। तो ईरान पर भी हमले किए जा रहे हैं, मगर वे हमले धुआं धुआं नजर आते हैं। आप सब जानते हैं कि इजराइल की सभी बिल्डिंगों के नीचे गहरे गड्ढे बने होते हैं, जिन्हें सिर्फ बंकर बस्तर बम से तोड़ा जा सकता है, और बंकर बस्तर बम ईरान के पास मौजूद नहीं है, ना वो चलाया गया है। तो ऊपर की बिल्डिंगें उड़ाने से यहाँ यहूदियों का, ज़ायनिस्टों का या इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, क्योंकि 500 मिलियन से डॉलर से ज्यादा तो वैसे ही रोथशाइल्ड जो है इजराइल को चंदा देता है उनकी कैबिनेट के मैनेजमेंट के लिए। ये पूरी दुनिया की जो तुम्हारी लॉकहेड मार्टिन, फलाना ढिकाना जितनी हथियार बनाने वाली कंपनी है, उनमें से ज्यादातर यहूदियों की, उन्हीं के रैकेट्स की है। तो वो इन युद्धों से भी पैसा कमाकर इजराइल को दे सकते हैं। वो 100 इजराइल दोबारा से बिल्ड कर सकते हैं। तो मतलब बात यह है कि डिमोना अभी तक निशाना नहीं बनाया गया, उस पर धमकी दी जा रही है। तो आईआरजीसी पर मुझे पूरी तरह से शक होता है कि ये कहीं पूरा का पूरा गेम जो है वो दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वार में घसीटने के लिए खुद आईआरजीसी, जो इजराइल को घुटनों के बल ला सकती है, जो अमेरिका को घुटनों के बल ला सकती है, जो पूरा हमला इस वक्त जहां तक इनका टारगेट है, इनके पास जो वेपन्स मौजूद है, जिस तरह भारत की सरहदों में डिस्ट्रॉयर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी बड़े युद्धपोत को डुबाने का काम जो है अमेरिकी सेना ने किया है, पहला काम है ये इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना। अब वो सारा इल्जाम भारत पे आ रहा है, वो अलग बात है। तो कुल मिलाकर विनीता जी, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो बहुत सवालों के घेरे में आते हैं, और हम उन सवालों के घेरे में आने वाले
जो मसले हैं उनको उसी तरह रख सकते हैं, ना कि हम किसी की भक्ति करें, ना कि हम किसी की तरफदारी या दुश्मनी करें। तो कुल मिलाकर सब कुछ डाउट के घेरे में है। अभी ये युद्ध कितना लंबा चलेगा, कितना नहीं चलेगा, ये निर्भर करता है। अगर ये युद्ध जो है एस्केलेट होता है इजराइल और अमेरिका की मर्जी से, और यानी कि उनके जो मेजर टारगेट है वो निशाने पर नहीं आते, तो फिर इसका मतलब आईआरजीसी खुद चाइना और रशिया को फंसाने के चक्कर में है और दुनिया को मरवाने के चक्कर में है। और अगर अगले 24 घंटों में आईआरजीसी डिमोना, इनका जो परमाणु संयंत्र है, जबकि जो ईरान के सभी परमाणु संयंत्र को उड़ा चुके हैं ये लोग, अगर उनका एक परमाणु संयंत्र ये नहीं उड़ाते हैं, तो इसका मतलब मैं मानूंगा कि आईआरजीसी खुद जो है वो इजराइल के इशारों पर या उनकी कमांड सिस्टम में काम कर रही है। एक इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आती है कि आईआरजीसी ने बहुत क्लियर वार्न किया था, जिस तरह से अमेरिका, इजराइल, यूरोप और उनके जो भी सपोर्टिंग कंट्रीज है, कि कोई भी मतलब होर्मुज़ से गुजरेगा तो फिर उस पर अटैक कर दिया जाएगा। लेकिन चीन के लिए उन्होंने कहा था कि चीन ये कर सकता है, चीन के लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब वो उस सख्ती से भारत भी बाहर है, यानी कि भारत को तेल मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज जो कि रिलेशनशिप को बिल्डअप कर रही है बीच में, ऐसे बड़े तनाव के बीच भी ईरान की तरफ से। यहाँ एक इसे बड़े पिक्चर में भी आपको देखना पड़ेगा कि इसमें रूस को शामिल नहीं किया गया है, इसमें चीन को और भारत को किया गया है। अलबत्ता आपको ये याद रखना चाहिए, हालांकि रूस को तेल तो चाहिए ही नहीं होता है, मगर रूस के लिए टैंकर यहाँ से बहुत सारे गुजरते हैं और बहुत सारी चीजें लेकर गुजरते हैं। ये रूस के लिए भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है, तो उसके अपने सेंट्रल एशिया को कमांड करने के लिए। मगर एक चीज यहाँ पर आपको समझनी चाहिए कि अगर ईरान को इजराइल, अमेरिका अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं, तो अभी तो ये सूरत हाल है कि अगर ईरान जीतता है तो पूरा यूरोप, चाइना और अमेरिका, रूस के चरणों में अपने घुटने टेक देगा। और अगर ईरान की तरफ से हार तस्लीम कर ली जाती है या हार लिया जाता है या ऐसा एक्ट किया जाता है जिससे इजराइल और अमेरिका का वो नुकसान ना हो जिससे वो घुटने टेके, तो फिर यहाँ रूस की अपने वजूद को खतरा हो जाता है। और चीन जो है इस मौके का फायदा उठाकर निश्चित रूप से अपने आप को इजराइल और अमेरिका के कोलिशन में रूस का साथ छोड़ते हुए नजर आएगा और इनके सबके साथ मिलकर ये भी सर झुका के गुलामी तस्लीम करते हुए नजर आएगा। मतलब मैं ये कहती कि इस पूरी कंडीशन के बीच में भी अगर ईरान ने जिस तरह से ये स्टैंड लिया, और उन्होंने किसी मतलब ऐसा नहीं है कि जिस तरह से चर्चा की जा रही है, उन्होंने पर्टिकुलरली अमेरिकी, इजराइल और जिस तरह से उन्होंने बहुत क्लियर अपनी एक चॉइस रखी है सिचुएशन को लेकर के, तो उसमें यूरोप के या उनकी जो भी सपोर्टिव कंट्रीज है उनके लिए कहा। लेकिन इंडिया जहां से उनका जो युद्ध पोत जो था वो जो जा रहा था और उस वक्त उस पर अटैक हुआ, तो ये विंडिक्टिवनेस मतलब बदला लेने वाली परिस्थिति या जबरदस्ती ड्रैग करने वाली परिस्थिति ईरान में दिखाई नहीं दे रही है इस वक्त लड़ाई के लिए। नहीं, हाँ, मतलब अभी तो जो युद्ध के जो हमले हैं और नतीजे हैं, असल में ईरान के निजाम द्वारा ये कह देना कि खमेनी साहब जो है खुद आईआरजीसी को एक कमांड देकर गए थे और यहाँ के जो आईआरजीसी के जो भी कमांडर्स है वो अपनी मर्जी से अटैक कर रहे हैं, ये ईरान की इस वक्त कमेटी के कंट्रोल में नहीं है, नई लीडरशिप के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि इनको एक ऑटोमेटिक कमांड सिस्टम दे रखी है, उसके हिसाब से ये जो है अपने काम को ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्या आईआरजीसी किसी के वो कह रहे थे कि हमसे कमांड नहीं ले रही है आईआरजीसी और अपनी मर्जी से कमांड एग्जीक्यूट कर रही है। तो अपनी मर्जी से जो आईआरजीसी कमांड एग्जीक्यूट कर रही है, अगले 24 और 48 घंटे हमें और देखना पड़ेगा विनीता जी समझने के लिए कि असल में आईआरजीसी खमेनी साहब की ही कमांड पर काम कर रही है या उनकी कमांड किसी और के पास शिफ्ट हो गई है। ये महीन और बारीक अध्ययन करना पड़ेगा, अंधभक्ति से काम नहीं चलने वाला। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर भी एक नई कहानी निकल के आ सकती है। जी, काफी दिलचस्प हो गए देखना कि ये सारा खेल जो चल रहा है, एक एक करके कड़ियां कैसे खुलती चली जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई जी फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।